बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस महागठबंधन को जीत मिली तो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। बिहार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सियासी घमासान उत्तर प्रदेश में 2017 में होना है। कांग्रेस के कई नेताओं को लग रहा है कि अगर यूपी में भी महागठबंधन हुआ तो 30 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। लेकिन पेच ये फंसा है कि यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगा कौन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मिशन यूपी की शुरुआत करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला, जिससे इतना तो साफ हो गया कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से गठजोड़ पसंद नहीं है। बची बीएसपी तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती अकेले चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की राजनीति चल पाएगी। राहुल अगर अकेले लड़े तो यूपी में कांग्रेस का क्या होगा। हिंदुस्तान का किसान कमजोर होगा तो हिंदुस्तान कमजोर होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई सियासी जमीन वापस लौटाने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरे तो कांग्रेस में जोश और यूपी की सियासत में सरगर्मी दौड़ने लगी। 1.5 साल से अब आप प्रधानमंत्री हैं। हिंदुस्तान का किसान दुखी है। हिंदुस्तान का किसान कमजोर होगा तो हिंदुस्तान कमजोर होगा। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को और चीफ मिनिस्टर को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसान की वो मदद करें। मेरे हाथों में होता, अगर हमारी सरकार यूपी में होती या हिंदुस्तान में होती, हम 2 मिनट में ये काम करके दिखा देते। यूपी में किसानों, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का हाल जानने के लिए राहुल गांधी सहारनपुर पहुंचे। राहुल गांधी ने पैदल चलकर किसानों से सीधा संवाद किया और नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव दोनों को 4 बातें सुना दी। आज यहाँ बहुत सारे युवाओं से मैं मिला और सब के सब कह रहे हैं कि उनको रोजगार नहीं मिला। हिंदुस्तान को प्रगति करनी है तो रोजगार की जरूरत है, किसानों को मदद करने की जरूरत है, मजदूरों को मदद करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री वो काम करें। उनके लिए, इस काम के लिए उनको इलेक्ट किया गया है। मैं चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर जी ये काम करें, उसके लिए उनको भी इलेक्ट किया। यहाँ मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसानों के लिए लड़ने आया हूँ। किसान दुखी है और मैं चाहता हूँ कि किसान की मदद की जाए। अगर मैं कुछ यहाँ कर सकता, मैं यहाँ पैदल चल सकता हूँ। अगर मेरे हाथों में होता, अगर हमारी सरकार यूपी में होती या हिंदुस्तान में होती, हम 2 मिनट में ये काम करके दिखा देते। राहुल गांधी की इस यूपी में किसान मजदूर संवाद पद यात्रा से ठीक पहले बिहार में महागठबंधन की कामयाबी की चर्चा यूपी में गूंज रही थी। कांग्रेस के ही कई नेता इशारा कर रहे थे कि बिहार वाला प्रयोग यूपी में भी दोहराया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो आप गठबंधन में जा सकते हैं इन सारे प्रदेशों का जिनका अभी आपने नाम लिया। निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि वो सारी ताकतें कुछ इस देश को बांटती हों, देश को ये के राजनीतिक ध्रुवीकरण करना चाहती हों, ये देश के लिए उचित नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के मिशन यूपी पर निकलने से पहले ही कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि यूपी में कांग्रेस अपने दम पर लड़े तो ही बेहतर होगा। जो बैठक हुई थी, एक तो बड़े मीडिया में चर्चाएं आ रही थी कि गठबंधन कांग्रेस करना चाहती है। ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस के रैंक फाइल ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी समझौता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या नेता नहीं चाहते हैं। जहां तक नेतृत्व की बात है, ये अभी जब चुनाव आएगा तब उस पर चर्चा हो सकती है। पर अभी आपने देखा हुआ कलेक्टिव लीडरशिप के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है। मीटिंग में ये तय हुआ है कि हम किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी अकेले ही चुनाव में जाएगी। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के खिलाफ है। पार्टी के रणनीतिकार मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया तो बिहार की तरह कामयाबी मिल सकती है, लेकिन बीएसपी चुनाव पूर्व गठबंधन के मूड में नहीं है। ऐसे में बिहार की तरह यूपी में महागठबंधन की राजनीति चल पाएगी, इस बात के आसार बहुत कम है। यूपी में 1.25 साल के अंदर चुनाव होने हैं और कांग्रेस अब मानकर चल रही है कि अगर राहुल गांधी ऐसे ही सक्रिय रहे तो यूपी की 4थे नंबर की पार्टी कोई चमत्कार दिखा सकती है। हालांकि राहुल के नए अवतार को विरोधी खास तवज्जो नहीं दे रहे। वॉक के लिए आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं, किसी समय वॉक हो जाए तो वॉक के लिए आ रहे हैं, थोड़ा मूड चेंज करने के लिए अपना। वो कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। थोड़ा बिहार से ऑक्सीजन मिली है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है।
राहुल गांधी जी घड़ी घड़ी तो सवाल पूछते हैं, हर व्यक्तियों से जवाब मांगते हैं। कुछ जवाब गलती से वो भी अगर दे दे तो अच्छा होगा। इमरान मसूद साहब के सारे शब्द जो है सबने देखा है, मीडिया में चले हैं, क्या शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने मोदी जी के लिए। उस समय कांग्रेस ने अपने हाथ धो लिए, आज वो राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा प्रश्न क्या उठ सकता है। राहुल गांधी ने 2012 के चुनाव में भी यूपी में कांग्रेस की नैया अकेले पार लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस की हालत नहीं सुधरी। राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस को यूपी की राजनीति का केंद्र बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अकेले दम पर यूपी में चुनावी जंग जीतने की हालत में है? राहुल अगर अकेले लड़ने का फैसला करते हैं तो यूपी में कांग्रेस का क्या होगा? सहारनपुर में रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या होगा कांग्रेस का यूपी में, इस पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता, हमारे साथ नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं लखनऊ से, प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं चलूंगी प्रदीप जैन आदित्य के पास। प्रदीप जी, माना हमने कि बिहार में जो सफलता आपने पाई है उससे बहुत ज्यादा आपके हौसले बुलंद हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां महागठबंधन को जीत हासिल हुई। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये तय कर रहे हैं कि आप यूपी में एकला चलेंगे, अकेले लड़ेंगे, तो इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या और आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि यूपी एक कंप्लीटली डिफरेंट तस्वीर है। निश्चित रूप से हम इतिहास के पन्ने अगर पलटकर देखें, कांग्रेस ने एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व दिया। 2009 में राहुल जी के नेतृत्व में हमने 22 सीटें जीती और एक देश के अंदर ये बताया कि हम अपने बलबूते पर इतनी सीटें ला सकते हैं। और आज पूरे प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से उकता गई है। इन सारे दलों ने उत्तर प्रदेश के विकास को अवरुद्ध कर दिया। आज प्रदेश में जंगल राज्य है। आप किसी की भी पार्टी के सरकार का सत्ता देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की नागनाथ की सरकार है और बहुजन समाज पार्टी की सांपनाथ की सरकार है। इनका फोकस कभी उद्योग धंधे कल कारखाने पे नहीं होता, इनका कानून व्यवस्था पे फोकस नहीं होता। कांग्रेस विकास की राजनीति करती है, जाति की राजनीति नहीं करती है। और बिहार में भी आपने देखा होगा, लोग कहते थे, बड़े बड़े राजनीतिक समीक्षक कहते थे कि कांग्रेस को 1 या 2 सीटें मिलेंगी। आपने देखा होगा कांग्रेस ने इतना अपार बहुमत, लेकिन वहां पर भी आपने गठजोड़, प्रदेश में वहां पर भी आपने गठजोड़ तो जातिगत आधार वाली पार्टियों के साथ किया ना। निश्चित रूप से बिहार की जो परिस्थिति है, हमने जातिगत आधार पर गठजोड़ नहीं किया, हमने विकास के आधार पर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ गठजोड़ किया। उत्तर प्रदेश की स्थिति भिन्न है। उत्तर प्रदेश में सारे दलों से 19 करोड़ जनता उकता गई है। आज लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश का विकास हो और उसी विकास के आधार पर हम अकेले चुनाव लड़ाएंगे। और ये भी आपको आने वाले समय में दिखाई देगा कि कांग्रेस अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है, जो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, वो उसी तरह दूर होगी जैसे आपने कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में देखा। बिल्कुल। नावेद सिद्दीकी साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी नागनाथ और सांपनाथ है और उत्तर प्रदेश का उद्धार अब कांग्रेस के ही हाथों है। शीतल जी, देखिए, हम यही कहेंगे कि हमारी पार्टी जो है वो अपना काम कर रही है। अभी जो जनता ने हमको मैंडेट दिया था, अभी हमारे पास 1.25 साल बचे हैं डिलीवर करने के लिए। हमने जो वादा अपने मैनिफेस्टो में किया था उसे हमने पूरा कर दिया और मैनिफेस्टो से आगे हम निकल गए, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में मेट्रो का कोई जिक्र नहीं था। हम मेट्रो भी ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हम ताज एक्सप्रेस वे 4 लेन 6 लेन भी बना रहे हैं। तो हम अपने मैनिफेस्टो से आगे निकल गए हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी, जो आज आपकी डिबेट है कि वो यूपी में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका हक बनता है और अपनी पार्टी के लिए जरूरी भी है कि अपनी पार्टी को अगर जिंदा रखना है
अगर अपनी पार्टी को वो ये नहीं चाहते हैं कि 4 कंधों पे वो उठे, तो उन्हें ये जरूरी चाहिए, ये कदम उठाना लाजमी था। और ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि उन्होंने ये अपना काम किया। अब लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, बात किसानों की कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे ऊपर तो बहुत इल्जाम लगा दिए गए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो ये राजकुमार सो कॉल्ड कहे जाते हैं, ये सिर्फ इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, ये सिर्फ तस्वीर के नेता हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने वाले लीडर हैं। देखिए, ये बॉम्बे में जाते हैं तो लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं कि तस्वीर खींचे, ये भट्टा पारसौल जाते हैं तो मोटरसाइकिल से जाते हैं कि तस्वीर खींचे, ये किसी दलित महिला के घर जाते हैं उनसे मिलने, वहां तसला उठा के सर पे चलते हैं, फावड़े से जमीन खोदते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी मजदूर हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि तस्वीर खींचे। ये सिर्फ अभिनय है शीतल जी, ये सब अभिनय है। और अभिनय इसलिए है क्योंकि एआईसीसी, मैं आपको बता दूं, जिसको कि फख्र से लोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कहते हैं, इन लोगों के अभिनय से ये जाहिर हो गया है कि ये एआईसीसी जो है, ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव सिनेमा, जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, एक्टिंग इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव सिनेमा है, और इसके अलावा कुछ नहीं। जनता इनको देख चुकी है। और बिहार का जो पृष्ठभूमि है, जो बिहार का समीकरण था वो अलग है, उत्तर प्रदेश का समीकरण और पृष्ठभूमि एकदम अलग है। वहां जो हुआ वो किस तरह से हुआ, ये 12th मैन की तरह खेल गए, ठीक है, टीम में थे, इसलिए अगर टीम इनकी जीत गई तो इनका भी नाम हो गया, तो इससे ज्यादा इनका कुछ नहीं है। इनका वजूद खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है। और ये जहाज पे चलने वाले लोग आज जमीन पे चल रहे हैं। राव साहब यहाँ पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। नावेद सिद्दीकी, मैं आपके पास फिर आऊंगी, आपकी बात हमने सुनी। राव साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे। शीतल जी, कांग्रेस पार्टी को बहुत समय के बाद, 3-4 साल के बाद, हर चुनाव पिछले 3 साल में हार गए थे, लोकसभा, सभी विधानसभा और उसके साथ साथ लोकल इकाई चुनाव, बिहार में इनको सक्सेस मिला। तब कांग्रेस को ये लगा कि हमारे नेता में दम नहीं है, हमारे नेता और हमारे नेत्री हमें पार नहीं लगा सकते हैं, जीत नहीं दिला सकते हैं, तो किसी के कंधों पर सवार होकर के और 10-20 सीट भी हम जीतेंगे तो एक निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में जाकर के सबके दरवाजा खटखटाए और सबके दरवाजे बंद मिले हैं। अपने मजबूरी को एक मिसाल के तौर पर प्रेजेंट करके कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंटली, अकेले दम पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। दे आर सिंपली ट्राइंग टू मेक अ वर्च्यू आउट ऑफ ए नेसेसिटी। ये कोई इनके हाथ नहीं लगना चाहते हैं, कोई इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं। कांग्रेस की जिस प्रकार की हालत बनी है देश भर में, एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में कांग्रेस जाने जा रहे हैं, तो इसलिए कोई पार्टी इनका हाथ नहीं लगाना चाहती है। ठीक है। और कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है। 2012 में भी पूरा दम लगाया था राहुल गांधी, आपसे कहना चाहता बहुत दम लगाए कि हमने भट्टा परसोल में जाने के बाद, सुन लीजिए, देख रहे थे भट्टा परसोल में हम इनकी जब भट्टा बैठ गया, दरवाजे खटखटा रहे थे तो क्या नरेंद्र मोदी रात में देख रहे थे? नहीं, अब सबके बिहार की चोट अभी भूल गए क्या? नहीं, आप अभी नागपुर के अंदर जहां आरएसएस का ऑफिस है, आपके मुख्यमंत्री रहते हैं, वो चुनाव हार गए। आप महाराष्ट्र में लोकल चुनाव हार गए, आप सत्ता में अहंकार के यहाँ मुझे एक अलग पक्ष लाना होगा। जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जयशंकर जी, ये तमाम आर्ग्यूमेंट्स हम सुन रहे हैं, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर, एक विश्लेषक के तौर पर आपका विचार क्या है? कांग्रेस अगर अकेले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो क्या होगा उसका हश्र? महागठबंधन की राजनीति क्या यूपी में चल पाएगी? आपका इस पर क्या मानना? नहीं, देखिए, कांग्रेस के सामने लगातार 2 तरह की दुविधा रहती है। एक उसका जो शिविर हुआ था, चिंतन शिविर हुआ था पंचमढ़ी में, जिसमें उन्होंने तय किया कि हम एक अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, एकला चलेंगे। उसके बाद उन्होंने फिर शिमला में किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वक्त की मांग है कि साहब महागठबंधन कोलिशन पॉलिटिक्स है तो उसके साथ मिलकर के चलना होगा। अब उसी ब्यामों में वो फंसे रहते हैं, कभी इस ओर जाते हैं, कभी उस ओर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ सीटों का तालमेल किया था, लेकिन नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए, कड़वा अनुभव था। लेकिन इस बार जो बिहार में उन्होंने किया तो बिहार में उनको इसका लाभ मिला। उत्तर प्रदेश में एक बार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ सीटों का तालमेल किया था,
लेकिन नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए, कड़वा अनुभव था। लेकिन इस बार जो बिहार में उन्होंने किया तो बिहार में उनको इसका लाभ मिला। बिहार में जो पिछले विधानसभा के चुनाव में जहां उनके पास 4 एमएलए थे और लगभग सभी सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, इस बार वो 41 सीटें लड़ करके उनको 27 सीटें मिल गई। तो इससे जाहिर सी बात है उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। अभी जो राहुल गांधी आज गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो भीड़ काफी आई है, युवा आए हैं उनको सुनने के लिए, देखने के लिए लोग आए हुए हैं। उससे उनके अंदर एक उत्साह का संचार हुआ, उत्साह एक ऊर्जा का संचार हुआ है। लेकिन मुश्किल क्या है कि वो जब लौट के आएंगे दिल्ली, तो उसके बाद यूपी के कांग्रेस वाले जाके अपने घरों में सो जाएंगे, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में या पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद से आप देखिए कि जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद कांग्रेसियों के पास कोई कार्यक्रम नहीं रहता है। या तो कभी सोनिया जी चली जाए तब, या राहुल गांधी चले जाए तब कोई कार्यक्रम तो हो जाता है। वो कहते जरूर है कि हम एकला लड़ेंगे, अकेले दम पे लड़ेंगे, लेकिन अकेले दम पे लड़ने की कोई तैयारी उनकी कभी नहीं रहती है। चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी कर देते हैं, सोनिया जी कर देती है, ऊपर से कर देते हैं, साहब संगठन बड़ा कमजोर था। तो संगठन बनाएगा कौन? उत्तर प्रदेश के कांग्रेस जनों का काम है या राहुल गांधी और सोनिया गांधी का काम है? संगठन आपका मजबूत होगा नहीं, आप 5 साल सक्रिय रहेंगे नहीं, जनता की समस्याओं को लेकर न किसी तरह का संघर्ष होगा आपके पास। तो सिर्फ उम्मीदवारी खड़ा करने के लिए उम्मीदवार खड़े होइए, कहीं से चंदा चुटकी मिल जाए उसका इंतजाम कर लीजिए, फिर लौट के घर आ जाइए। तो ये काम तो नहीं होने वाला है। अगर बिहार से आप कोई सीख लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में भी किसी न किसी तरह का गठबंधन बनेगा, महागठबंधन होगा। और इसके लिए देखिए अभी तो कोई बात नहीं कर सकता ना, चूंकि चुनाव अभी 1-1.5 साल बाद है। अगर अभी कांग्रेस कह देती है कि नहीं हम महागठबंधन बनाएंगे या महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, तो उसकी कमजोरी मानी जाएगी। तो इसलिए वो लोग अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहेंगे कि बातें चलती रहें। उसके बाद जब होगा, जब चुनाव करीब आएगा, तब ये तय होगा कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, देखिए समाजवादी पार्टी जाकर के पहले महागठबंधन के साथ उसका बनने की बात हो रही थी, जनता परिवार की एकता की बात हो रही थी, लेकिन मुलायम सिंह जी ने जाकर के वहां पे सारी सीटों पे लगभग चुनाव लड़ा दिया, एक तीसरा मोर्चा खड़ा करने की बात कर दी और एक भी सीट उनको मुनस्सर नहीं हुई समाजवादी पार्टी के लोगों को। तो इसलिए वहां तो उनको चोट तो असली उनको लगी है, भाजपा को तो लगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी बिहार में एक चोट लगी है। जो एक गठबंधन, महागठबंधन और एकता की बात जो हो रही थी, गैर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक जो एकता बनने की बात हो रही थी, तो उसमें इनको एक तरह से खलनायक के रूप में देखा बिहार के लोगों ने। तो इस तरह की बातें हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा। बिल्कुल। प्रदीप जी, उन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि उत्तर प्रदेश में आपका संगठन बेहद कमजोर है। मजाकिया लहजे में लोग ये कहते हैं कि वहां पर नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। तो अगर आप अकेले चुनाव लड़ने का दम भरते हैं तो किस आधार पर भरेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम बीता हुआ आपको इतिहास बता रहे हैं। हमने लोकसभा चुनाव राहुल जी के नेतृत्व में अकेले लड़ा और हम 22 सीटें जीते और 18 सीटों पर दूसरे नंबर पर आए। आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सिक्के के 2 पहलू हैं। आप बिहार का गठबंधन देखिए, जब हम बात करें तो आप बीच में मत बोलिए प्लीज, क्योंकि हम विकास की राजनीति करते हैं। आज लोगों ने देखा किस तरह 15 लाख का सपना देखा, किस तरह आज हमारे प्रधानमंत्री लेकिन राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर चुनाव जीतने के लिए या अपनी पैठ बनाने के लिए आपको कार्यकर्ता की जरूरत होगी ना। बूथ स्तर पर जो काम करेगा वो तो आपके पास है नहीं, वो मजबूती है नहीं, आपके पास संगठन है नहीं उत्तर प्रदेश में। हमारे हर जिले में नहीं, ये कौन कह रहा? ये हमारे विरोधी दल के लोग कह रहे हैं। ये विरोधी दल के लोग उस समय भी कहते थे जब लोकसभा का चुनाव हुआ, एक दौर आया, राजनीति में स्थिति बदलती रहती है। आज उसके बाद विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करिए ना, पूरे हर उसके बाद विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करिए ना, जिसमें आप 28 सीट लेकर। एक चीज समझिए, लोकसभा के चुनाव के बाद प्रदीप जी विधानसभा के चुनाव हुए, इसमें आपने सभी सीटों पर लड़े, चुनाव के सभी नतीजे सीटों पर लड़े। 28 सीट। और राहुल गांधी ने कितना अग्रेसिव कैंपेन किया था वो तो आप अभी देखेंगे ना। नहीं, लोकसभा के बाद विधानसभा हुआ था प्रदीप जी। राहुल गांधी ने जिस समय एग्रेसिव कैंपेन किया था, उस समय जो मुद्दे थे उन मुद्दों में कहीं ना कहीं जनता ने हमें नहीं स्वीकारा, लेकिन आज जनता में स्वीकार रही है। पूरे देश में लोग समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बिहार में महागठबंधन जीता है और उस महागठबंधन का एक हिस्सा भी थे। राव साहब, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अभी भी 2009 की गिनती दे रहे हैं, जबकि 2014 में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या प्रदीप जी को याद नहीं है? और कांग्रेस पार्टी को ये आदत हो गई है कि
क्योंकि हम नहीं जीत सकते पूरी हैं, तरह याद है, इसलिए किसी लेकिन और वो के कोई शादी आधार में नहीं है। किसी वो बिहार किसी में और कितनी के सीटें जीते थे, किसी अभी और आपको के कितनी सीटें मिली? सुन लीजिए राव साहब, तो कांग्रेस बिहार पार्टी के अंदर चाहती है, देखिए आपको प्रदीप कितनी जी, सीटें पहले मिली थी, अब कितनी मिली? मैं आपको बोलने दिया, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप अपने लिए इंतजार करिए, आप मत बोलिए बीच में, मैं आपको बोलने अच्छा नहीं प्रदीप जी दूंगा। सुन लीजिए, राव साहब को सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात करिए। करिएगा। तो झूठ तो मत बोलिए, आप सही बोलिए। नहीं मत बोलिए, आप झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। अब कौन से विकास की बात करते हैं? आज आपके जितने आप तो मंत्री थे, भ्रष्टाचार वो के अलावा अपने कुछ क्षेत्र किया ही में नहीं है। एक विधायक नहीं जिता आप पाए, शीतल जी जनता ने ये आपको प्रोग्राम को नकार दिया है। खराब करना चाह रहे हैं। प्रदीप जी प्लीज, प्रदीप जी मैंने आपको मौका दिया, पहले दोबारा दूंगी, लेकिन फिलहाल राव साहब को अपनी बात रखने दीजिए। राव साहब को अपनी बात रखने दीजिए। प्रदीप जी आपके पास आऊंगी, फिर आप राव साहब, मुझे आपकी आवाज म्यूट करानी पड़ेगी अगर आप रुकेंगे नहीं तो। राव साहब अब देखिए, किसी और के शादी में जाकर नाचकर कांग्रेस पार्टी को लगता है हमारी शादी हो रही है, और इसलिए हर एक पार्टी के दरवाजा खटखटा रहे हैं। असम में जहां 15 साल में सत्ता में है, 15 साल से आप सत्ता में हैं असम में, अब आप वहां भी घबराए हुए आप घबरा गए, तो असम में भी चाहते हैं आप कल जाकर के मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में भी ढूंढेंगे, क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। मोदी जी के नाम पर और बीजेपी के नाम पर कांप रहे, तो आप इसलिए सभी के दरवाजे पर खटखटा रहे, और जब आपको रिजेक्शन का नोटिस मिलता है, आप आकर के इधर अकेला लड़ने का दावा करते हैं। सच्चाई यह है कि आपको 300 आपके पास कैंडिडेट तक नहीं है लड़ने के लिए। जी नहीं राव साहब, लेकिन असम में तो आप भी दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं। आपने तो कांग्रेस के जो भ्रष्ट लोग थे उनको अपनी पार्टी में शामिल कर चलिए ठीक है, क्योंकि असम से हम यूपी पर लौटते हैं, असम की बात हम बाद में करेंगे, यूपी पर लौटते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे, हमारा पैनल हमारे साथ बना है, आप भी बने रहिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या महागठबंधन का फॉर्मूला जो बिहार में चला उत्तर प्रदेश में चल सकता है क्या। हालांकि बीएसपी ने भी कह दिया कि वो अकेले लड़ेगी, कांग्रेस भी कहती है, लेकिन क्या महागठबंधन की पॉलिटिक्स हमें यूपी में भी देखने को मिलेगी, और अगर मिलेगी तो किस शक्ल में मिलेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद क्या चल पाएगी महागठबंधन की राजनीति, बड़ी बहस में इस पर आप बहस देख रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वो अकेले लड़ेगी और बीएसपी पहले ही कह चुकी है। जयशंकर जी, बिहार में जो ये फॉर्मूला जबरदस्त सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में अलग तरह के हालात हैं। हालांकि अभी सभी पार्टियां कह रही हैं कि अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन आपको आने वाले वक्त में महागठबंधन बनता हुआ यहां पर भी दिखता है, या उसका किसी तरह के समीकरण बैठते हुए दिखते हैं? नहीं सीधर, मैंने आपसे पहले ही कहा कि अभी चुनाव 1.5 साल बाद होने हैं, तो अभी से तो बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कोई ना कोई तो एक बनेगा, कोई ना कोई एक सिनारियो जरूर डेवलप होगा वहां पर भी। अब उसमें कौन किसके साथ जाएगा, ये एक बात हो सकती है। जैसे एक कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, अजीत सिंह और कांग्रेस का एक महागठबंधन बन सकता है, लेकिन ये पता नहीं अब आगे चल करके क्या होता है, क्या कैसे लोग वस्तुस्थिति को कैसे रियलाइज करते हैं पोलिटिकल सिनारियो को, तो उसके हिसाब से तय होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ में उनका जो पहले का अनुभव है अलायंस का कांग्रेस का, वो बहुत कड़वा रहा है। हाँ, 90 के दशक का समय रहा है, जरूर रहा है। उस समय यही कांग्रेस यही कहती थी, कांग्रेस का ये रहा है कि भाई 400 सीटें हैं, उसमें अगर मान लीजिए हम 40 सीटों पे लड़ते हैं या 50 सीटों पे लड़ते हैं, तो बाकी जो 350 सीटें हैं वहां पे हमारा झंडा और चुनाव चिन्ह सब गायब हो जाएगा, तो वहां हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अब गठबंधन राजनीति का अलग अर्थ होता है, इसको समझने में थोड़ा कांग्रेसी चूकते हैं। भाई आपको किसने कहा कि 350 सीटों पे आप काम नहीं करेंगे, संगठन नहीं बनाएंगे, या जन समस्याएं हैं उसको लेकर के आंदोलित नहीं होंगे? किसी ने आपको रोका तो नहीं है, या किसी ने कह दिया कि जहां चुनाव लड़ना है उसके अलावा पार्टी चलेगी ही नहीं चलेगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, जब आप 400 सीटों पे आप काम नहीं करेंगे, संगठन नहीं बनाएंगे, या जन समस्याएं हैं उसको लेकर के आंदोलित नहीं होंगे, किसी ने आपको रोका तो नहीं है, या किसी ने कह दिया कि जहां चुनाव लड़ना है उसके अलावा पार्टी चलेगी ही नहीं चलेगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, जब आप 400 सीटों पर लड़ रहे हैं तब भी आप 28 सीट लेके आ रहे हैं, जब आप 241 सीटें 43 लड़ रहे हैं, फिर आपके पास 4 MLA आ रहे हैं बिहार में, तो बाकी तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं ना। आपने अगर कुछ किया हो, कुछ लगे कि बीच में जो उपचुनाव हुए हैं अकेले दम पे लड़े, अकेले दम पर के जीत के आ जाए, कुछ बात ऐसी बने, तब तो लगेगा कि ना कि कुछ आप कर सकते हैं। तो आप अकेले कुछ कर नहीं सकते हैं, मिलकर लड़ने में आपको डर लगता है कि आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी, आपका झंडा और चुनाव चिन्ह गायब हो जाएगा, तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं, आपको कहीं ना कहीं तो तय करना पड़ेगा। और देखिए दूसरा यह है कि अब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी आइडियल तो यही होता कि इन लोगों के साथ कोई ना कोई गठबंधन बनता है। जिस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ, तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, उसके पहले कभी सोचता था क्या? 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले
तो एकदम तो एक दूसरे के परम शत्रु थे, राजनीतिक विरोधी थे दोनों लोग। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी आई, राजनीतिक मजबूरियां ऐसी आई, उनको लगा कि अगर सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देनी है तो हमको एक होना होगा, अपने मतभेद भुलाने होंगे। तो दोनों भुला लिए। अब अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई सिनारियो, ऐसी कोई स्थिति बनती है तो संभव है एक दिन अगर मायावती और मुलायम सिंह यादव का कॉम्बिनेशन बन जाता है और कांग्रेस उसमें साथ रहती है, तो हमको तो लगता है भाजपा कहीं टिकने नहीं। मायावती और मुलायम सिंह यादव का कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे हैं, अगर बन जाए। नावेद सिद्दीकी साहब से इस पर रिएक्शन होंगे, फिर राव साहब के पास चलूंगी। क्या ये संभव है सिद्दीकी साहब? बिहार का फॉर्मूला यूपी में ध्रुव विरोधी एक साथ। मैंने पहले ही कहा था आपसे, मैंने पहले ही आपसे ये कहा था कि वहां की पृष्ठभूमि और समीकरण अलग है, यहाँ की पृष्ठभूमि और समीकरण अलग है। दोनों स्टेट्स में बहुत ज्यादा अंतर है, दोनों में फर्क है। हम अपना काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने ये पहले ही कह दिया है कि हम अपने आप लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे, और जो एजेंडा हमारा है, जो विकास का, जो डेवलपमेंट का काम हमने किया है, उसी को लेकर जनता के बीच हम जाएंगे दोबारा। और हमें पूरा यकीन है सरकार हमारी बनेगी, हमें लोगों का सहयोग मिलेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और एक अच्छा मैंडेट हमको दोबारा मिलेगा समाजवादी पार्टी को। तो अभी बहुत लंबी बात है। और देखिए, सेकुलर फोर्सेस हमारे साथ अगर कोई आना चाहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बीएसपी भी आना चाहे तो आपको कोई एतराज नहीं होगा? नहीं, देखिए, बीएसपी की बात हम नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक कहना है, कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं। लेके चलो, एक बात खूबसूरत, एक बात कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं। हयात लेके चलो, कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं। एक शेर सुन लीजिए। अच्छा, पहले मेरी बात कर, आपने जो बात कही उस पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप शेर पढ़िएगा, जरूर मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? शीतल जी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, आप सुनिए। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आप तो कारवां छोटे चले गए। परस्त ताकतों को रोकने के लिए, अगर देखिए, समाजवादी पार्टी अपने दम पे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे पास अगर कोई आना चाहे, हमारे दरवाजे खुले हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी अकेले दम पे लड़ेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी किसी के पास नहीं जाएगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। राव साहब, दोनों ही बातें कह दी आपने एक साथ। राव साहब। शीतल जी, बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थितियों में क्या अंतर है, मैं आपको एक विशेषज्ञ के रूप में आपको समझाता हूं। क्योंकि बिहार में जो हाल थे, भाजपा को छोड़कर सभी जो वायबल रीजनल पार्टीज है, क्षेत्रीय दल है, सब अपने आप को असुरक्षित महसूस किए थे। सबको लगा कि हमारी दुकान, हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि एनडीए की जीत होने वाली है, हमें कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। और जहां तक और बिहार में कम से कम 36% वोट मिलना चाहिए सरकार बनाने के लिए, जब ये त्रिकोणीय संघर्ष भी होता है। और जहां तक यूपी का सवाल है, एक असुरक्षित इतना माहौल नहीं दिखता है मुझे पार्टियों के बीच में, क्योंकि वहां नीतीश कुमार, लालू खत्म हो चुके थे, इनको मौका, एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। दूसरा, जो थ्रेशोल्ड लेवल है वोट शेयर, 27% वोट मिलने से उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा में बहुमत मिल सकता है किसी पार्टी को। अब देखिए, लगभग 10% का फासला है बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए सबको लगता है हम वहां तक शायद पहुंच पाएंगे, हमारी अपनी सरकार बन जाएगी। ये लालच होना स्वाभाविक है। तो इसलिए फिलहाल तो हो जाए, अलायंस करना चाहे कोई भी अपना अलायंस कर सकते हैं, बट लेकिन एक इसकी पॉसिबिलिटी कम नजर आते हैं। मैं एक ऐसे एनालिस्ट के रूप में आपको कह रहा हूं, जिसको आकर मिलकर लड़ना है, चुनाव लड़ सकते हैं, बट लेकिन यूपी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे है कई पार्टियों के लिए। ठीक है, प्रदीप जैन आदित्य को यहां जोड़ना चाहूंगी। नावेद सिद्दीकी ने भी कहा कि हमारे दर खुले हैं, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, कोई आना चाहे। और उनका मतलब सभी पार्टियों से फिर है। जी शीतल जी, जी गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में हो गया। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश में दंगे होते हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी बिहार के अंदर महागठबंधन तोड़ के जाती है, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता वक्तव्य देते हैं, उससे बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन हो गया।
मैं आपसे कहना चाहता हूं पूरे विश्वास के साथ कि कांग्रेस विकास की राजनीति कर रही और अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी। ये गणतज्ञ की तरह जो राव साहब प्रश्न और उत्तर दे रहे हैं, ये जनता नहीं स्वीकार करती है। जनता ने इनके अहंकार को नकारा है। ठीक है सिद्दीकी साहब, जवाब दें। निश्चित रूप से हम आपसे शीतल जी ये कहना चाहते हैं जी, जवाब ले लेते हैं नावेद सिद्दीकी से, कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए, अब सुन लीजिए। हमको तो आपने एक ही सिक्के के दो पहलू बता दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की जमीन खिसक चुकी है शीतल जी, क्योंकि शीतल जी गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया है तो वो 2G के लिए किया, 3G के लिए किया, 4G के लिए किया, और जो कुछ बचा रह गया वो फिर उन्होंने जीजा जी के लिए किया, और ये सारी चीजें निकल के आ गई। आज यही चीज का इनको आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सुधींद्र भदौरिया, बीएसपी के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीएसपी भी अब इस बहस में शामिल हुई है। भदौरिया साहब, हालांकि आपकी पार्टी ने यह स्पष्ट कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले दम लड़ेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये गुपचुप खबरें भी कुछ इस तरह की आ रही है कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसके साथ कहीं बीच बीच में साठगांठ या बातचीत चल रही है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसा है क्या? देखिए, मैं दो चीजें स्पष्ट कर दूं। बहन मायावती जी ने काफी दिन पहले, बल्कि मैं कहूंगा कुछ महीने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ के अंदर, उसमें स्पष्ट कर दिया था बहुजन समाज पार्टी अपने बल पर सारी 400 से ऊपर जो सीटें हैं वो अपने बल पर लड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ये जो तमाम तरह की किंवदंतियां और तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, उसमें के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, वहां की एक पृष्ठभूमि है। वहां पर बीजेपी का दंगा राज है और समाजवादी पार्टी का गुंडा राज और जंगल राज। तो इन दोनों ताकतों से निजात चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी को बहन मायावती जी के नेतृत्व के अंदर एक विकल्प के तौर पर देखते हैं, और वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता, आप किसी भी जिले में सर्वेक्षण करा लीजिए, आप किसी भी बाजार में जाके पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोग तय कर चुके हैं बहन मायावती जी को इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा कि दिल्ली के हुए चुनाव भी वो पीछे छूट जाएंगे। आप इस बार के 2017 के चुनाव में देखेंगे बहन जी उस तरह के मत से जीतने वाली हैं। उसका कारण है उत्तर प्रदेश के अंदर 200 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में रेप केसेस हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान, जो गन्ना किसान है, उनको उनकी पैदावार का उचित दाम नहीं मिल रहा है। धान किसान जो पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, जो धान पहले 3,000-4,000 रुपए क्विंटल था, आज 1,200 रुपए क्विंटल बिक रहा है। सभी के सभी लोग तबाह हो रहे हैं। और केंद्र की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ती है, उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा बड़े उद्योगपतियों का तो माफ कर दिया। किसान कहां जाए, गरीब लोग कहां जाए? 250 रुपए किलो पर दाल बिक रही है। इसलिए बहन जी को उत्तर प्रदेश की जनता बहुत भारी बहुमत से जिताने वाली है। चलिए, जयशंकर जी ये कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत लेकर आएंगे इस बार मायावती प्रचंड बहुमत लाने वाली है, पूरा देश देखेगा। देखिए, चुनाव से पहले सभी को ये बात कहने की छूट है। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर सकती है। बिहार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे हम 3/4 सीटों से जीत के आएंगे। एक बार लालू यादव ने कहा था पहले के चुनाव में कि हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीत के आ रहे हैं। जब चुनाव हुए और उनको बहुत कम सीटें मिली तो लोगों ने पूछा उनसे कि साहब आप तो कह रहे थे कि साहब 2/3 सीटें मिल जाएंगी हमको। तो उन्होंने कहा कि भाई चुनाव लड़ रहे थे हम, तो चुनाव लड़ने से पहले हम कह रहे कि हम बहुत कम सीटें मिलेगी तो हमको कौन वोट देगा। तो चूंकि राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक दल हैं, वो जाहिर सी बात है कि अपनी बढ़ चढ़ के अपने दावे करेंगे। अब नावेद भाई कहां कह रहे हैं कि हमारी पार्टी बहुमत नहीं हासिल करेगी, वो भी कर रहे हैं, उनको भी लग रहा है। प्रदीप जैन और भाजपा के बीच में, कांग्रेस और भाजपा के बीच में अभी तक की जो सिनारियो उसमें 3रे और 4थे नंबर की लड़ाई होती है, तो दोनों ही कह रहे हैं कि हम ही सरकार बनाने वाले हैं। तो इसमें देखिए किसी को कोई कहने से रोक नहीं है। सुधीन बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कभी मायावती होती है, कभी मुलायम सिंह आते हैं, कभी मायावती हट जाती है, फिर मुलायम सिंह आते हैं, मुलायम सिंह हटते हैं तो मायावती आती हैं। अभी तक का तो यही सिनारियो रहा है।
अब ये है कि लेकिन जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, लोकसभा में जिस तरह से जीत के आए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनको सीटें मिली, उनसे एक उम्मीद जगी थी, लगा था लोगों को कि शायद अब ये गठबंधन टूटेगा, वो अलग से आएंगे। लेकिन पिछले 18 महीनों में जिस तरह से निराश किया है इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, चाहे वो किसानों को, चाहे युवाओं को, चाहे पूर्व सैनिकों को, मतलब किसी भी तबके के लिए कोई भी उनके वायदे पर कहीं से भी खरे नहीं उतरे हैं। अब तो आज राहुल गांधी कह रहे थे, लेकिन लोग भी कहने लगे हैं कि अच्छे दिन एक मजाक की बात हो गई है। जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे थे कि वो सब चुनावी जुमला था, तो फिर लोग किस पर यकीन करेंगे? ठीक है, इस पर हम बीजेपी का रिएक्शन लेंगे, राव साहब के पास चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए बड़ी बहस। और यूपी अगला बड़ा अखाड़ा होने वाला है जंग का, और वहां क्या रणनीति रहने वाली, इसी पर हम बड़ी बहस लगातार कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल जयशंकर गुप्ता पूछना चाह रहे थे जीवीएल नरसिम्हा राव से। गुप्ता जी, आप अपना सवाल पूछें। नहीं, जीवीएल ये है, जब ही मोहन भागवत जी ने कहा है कि अब सिंघल जी को असली श्रद्धांजलि होगी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करके, तो क्या चुनाव से पहले इसको भाजपा का एजेंडा माना जाए कि भाजपा उस एजेंडे पर फिर से चलेगी? क्योंकि अभी तक होता यह रहा कि जब जब चुनाव आता रहा है, चाहे कोई भी चुनाव हो, तो भाजपा को राम याद आ जाते थे। तो अब क्या उसको सोचते हैं आप लोग, उसको चलाएंगे क्या? और दूसरा एक सवाल सुधीन जी आपसे है कि यूपी की राजनीति में आमतौर पर एक चर्चा चल जाती है कि साहब जब मुलायम सिंह जी का राज होता है या उनके बेटे का राज होता है तो जंगल राज या गुंडा राज बढ़ जाता है, और जब मायावती जी का राज आता है तो करप्शन बढ़ जाता है। तो इसको आप किस रूप में देखेंगे? ठीक है, राव साहब से पहला जवाब ले लेते हैं, फिर चलते हैं भदौरिया जी के पास। ब्रेक पे उन्होंने सवाल ही बदल दिए हैं, लेकिन इसका जवाब देता हूं। देखिए, राम मंदिर के विषय में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, तो इसके लिए आपको हमारे मैनिफेस्टो देखना पड़ेगा। 2014 के मैनिफेस्टो में हमने साफ साफ लिखा है, तो ये इस देश के करोड़ों लोगों की एक आस्था का विषय है, एक कल्चरल विषय है, पर लेकिन ये सरकारी और या भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टोरल एजेंडा नहीं है। तो इसलिए हम इसको एक कोई इलेक्शन विषय के रूप में नहीं देखते हैं। जहां तक लोगों का आस्था का विषय है, वो अपनी जगह है। ठीक है, भदौरिया जी। देखिए, जहां तक जो जयशंकर जी का प्रश्न है, इसका उत्तर मैं क्या दूं। अभी लगभग 1 महीने पहले बहन मायावती जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस बार अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारी बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता केवल 3 चीजें होंगी। नंबर 1 कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की हालत है, जिस तरह से बलात्कार, पकड़ उद्योग, हत्याएं, ये सब बढ़ रहे हैं, हम कानून व्यवस्था जिसके लिए बहन मायावती जी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में जानी जाती हैं, उसको बहुत सख्ती से लागू करेंगे। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि जब भी वो मुख्यमंत्री रही हैं 4 बार, कोई भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं, और पिछले 4 वर्षों के अंदर 200 से ज्यादा ऊपर दंगे हो गए हैं। केवल 1 लाख लोग आप सभी कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश बिहार के बाद अगली नजर सबकी उत्तर प्रदेश पर है, और यकीनी तौर पर सबसे दिलचस्प चुनाव अखाड़ा अब यही होने वाला है। आप सभी का हमारे साथ बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में